गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। तो आज डेट है 30 सितंबर। सबसे पहले मैं यही कवर करता हूँ कि ऐसे आधा पेज क्यों दिख रहा है, और अगर आपने जैसे फिजिकल पेपर नहीं देखा है या उसमें ये वाली चीज़ नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। होता क्या है कि कभी कभी पेपर के अंदर जब इनको ज़्यादा फैंसी बनाना होता है तो क्या होता है, फर्स्ट पेज को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे जो ब्लू लाइन है वो डिवाइड कर रही है ये वाली। अब इसमें क्या होता है, ये एक फ्लास्क तरीके से फ्लैप के तरीके से होता है और ये एक फ्लैप होता है दूसरा जो रेड से मार्क किया हुआ है मैंने। इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों अपोजिट साइड खुलते हैं। जैसे ये वाला इस साइड खुलेगा जैसे पेपर की तरह, बुक की तरह, और ये वाला इस साइड खुलेगा। उसके पीछे एक पेज होता है। तो आप समझ रहे हैं, एक पेज के ऊपर एक तो मेन पेज है ही, उसके ऊपर दो तरह से आधे आधे पेज भी लगे हुए हैं। एक इस साइड से स्टिक है और एक इस साइड से स्टिक है आपका। तो मतलब इस तरह से ये एक थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए कोई इसका फंक्शन होता होगा, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली जैसे ये भी आधा पेज है, ये लेफ्ट साइड में स्टिक है और ये वाला राइट साइड में स्टिक है। तो इस तरह से बेसिकली है आपका। अब यहाँ पे पहले राइट साइड वाले को कवर करते हैं, और इससे ऊपर भी न्यूज़ है आपकी, बट वो जैसे एक यहाँ पे ऐड है पूरा, और इसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन स्टार्टअप एंड टेक की न्यूज़ है। तो इसके अंदर फाइनेंस बेस्ड न्यूज़ नहीं है, तो इसको हम जो स्किप करते हुए आगे चलते हैं। और ये क्या होता है, ये जैसे इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर भी पब्लिकेशंस आती हैं, जैसे दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर। तो बस उनके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, तो ये वाली 2 पेजेस के ही चेंजेस होते हैं सिर्फ। तो ये कभी कभी प्री लोग पेजेस होते हैं, मतलब कि आपने जैसे मैगजीन्स वगैरह में भी प्री लोग वगैरह चीज़ें आती हैं, तो वैसा कुछ इसके अंदर रहता है। तो हम यहाँ से मेन पेपर स्टार्ट है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम रिजर्व प्राइस और ए आई मतलब यहाँ पर एयर इंडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है पहली बात तो। और यहाँ पर सबसे हेडिंग में ये लिखा है एयर इंडिया डाइवेस्टमेंट। इससे जो ब्लैक हेडिंग होती है उसमें मैंने आपको बताया है, आपका टॉपिक का आइडिया हो जाता है। और डाइवेस्टमेंट का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि एयर इंडिया की जो सेल करना चाह रही है गवर्नमेंट, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ होने वाली है। अब इसके अंदर क्या न्यूज़ है आपकी, गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम प्राइस। वही आपका एयर इंडिया पे आपको बिडिंग लगाने के लिए कितना प्राइस बिड करना पड़ेगा, कितना प्राइस कोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट लिस्टेड बिडर्स जो हैं आपके दो हैं, टाटा सन्स, टाटा आपको पता ही है, और अजय सिंह। अजय सिंह का बेसिकली मतलब है, ये मतलब सीईओ हैं स्पाइस जेट के। तो एक तरह से स्पाइस जेट वाले इसके अंदर बिडिंग लगा रहे हैं। ये दो आपके टाटा सन्स, इनके जो खुद एयरलाइन बनने वाली है, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी और एयरलाइंस जो उनसे बात की है, और ये आपकी स्पाइस जेट वाले हुए। तो इस तरह से बेसिकली अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर दो तीन बातें और हैं। RBSA एडवाइजर्स EY वर्कड ऑन वैल्यूएशन ऑफ एयर इंडिया, यानी कि जो ये आपकी डील होने वाली है इसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि एयर इंडिया की सेल होने वाली है। तो ये आपकी RBSA एडवाइजर्स और EY वाले खुद से ढंग से वैल्यूएशन कर चुके हैं एयर इंडिया की कितनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से कितना सेल प्राइस होना चाहिए, कितना लोगों को, मतलब जो ये टाटा सन्स वाले हैं और अजय सिंह हैं, मतलब कि स्पाइस जेट वाले हैं, तो इनको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो उतना उस तरह से। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो यहाँ पे एक तरह से आपका एक्विजिशन हो रहा है कह सकते हैं, या डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वहाँ पे जो वैल्यूएशन निकालने का पूरा पूरा पर्पस काम है, तो वो ये लोग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, तो मैंने फिर से एक बार कवर करने का सोचा। अच्छा, तो यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक हाईलाइट वाली न्यूज़ है, इसके अंदर सोर्सेज से विनर मोस्ट लाइकली आइडेंटिफाइड, कि कुछ सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने लिखा है कि विनर जो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिफाइड है। तो कौन सा है वो, नाम से पता चलता है टाटा ही है। तो इसके अंदर आपका नीचे भी ये देख सकते हैं, इन्होंने बताया भी, टाटा ग्रुप बिलीव टू बी फ्रंट रनर विद अ हायर बिड। तो जो इन्होंने बिडिंग लगाई है, जैसे यहाँ पे लिखा है शॉर्ट लिस्टेड बिडर्स हैं ये लोग। बिडर्स मतलब जैसे अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो रहा है, कोई अगर बोल रहा है कि 100 रुपये पे दूंगा मैं चीज़, और अगर आप दो लोग हैं जिनको चाहिए, तो आपने 110 रुपये कोट करा, उसने 120 कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपने 130 नहीं करा तो आपको नहीं मिलेगी, उसी मिल जाएगी। तो उस तरह से बेसिकली है आपका टाटा ग्रुप बिलीव टू बी अ फ्रंट रनर, कि वो आगे चल रहे हैं विद अ हायर बिड। इस तरह से बेसिकली है आपका। तो ये आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं सारी कमेंट्स का अब तो जल्दी रिप्लाई कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी एक दो कमेंट्स उनका रिप्लाई कर दिया। और एक उसके अंदर एक क्वेरी थी ETF से रिलेटेड। ETF आपके होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो उन्होंने, मतलब जो पर्सन थे जिन्होंने बोला था, तो उन्होंने मेंशन किया था कि उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देख ली हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम पूरा कवर कर लेते हैं पहले ही, बाकी न्यूज़ पे हम बाद में चलेंगे। इसको समझने के लिए मैंने एक थोड़ा सा बेसिक सा एग्जांपल लिया है। पहले म्यूचुअल फंड को हम समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड को समझेंगे, फिर वहाँ से मैं जो इसकी मीनिंग है वो डिराइव करूँगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड, और इसको हम एक कंटेनर के एग्जाम्पल से समझेंगे। बाल्टिया बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये कंटेनर हो गया। ठीक है, कंटेनर के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड हाउस है जो म्यूचुअल फंड आपको बेच रहा है, कुछ भी हो सकता है, HDFC मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए।
HDFC, AMC कुछ भी मान लें, जो म्यूचुअल फंड आपकी सेल करती है, ये आप है यहाँ पर जो उनसे बाय करते हैं उनको पैसे देते हैं और आपको जो म्यूचुअल फंड मिल जाता है। और इसके आगे कुछ भी है वो हम बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका HDFC वाले क्या करेंगे, जो क्योंकि HDFC तो बहुत बड़ा बैंक हो गया, शुरू में ऐसा नहीं होता बट बाद में ऐसा होगा। क्या होगा कि वो खुद से सिक्योरिटीज़ बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, क्या हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टॉक्स ही चलते हैं इसके अंदर, जैसे आपको पता भी होगा। हो सकता है कि गोल्ड हो या अदर कमोडिटीज़ हो, गोल्ड का मतलब अदर कमोडिटीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं। और हो सकता है कुछ और भी हो, अदर चीज़ें मैं लिखता हूँ। अदर के अंदर आपका बिटकॉइन भी आ सकते हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करें, रियल एस्टेट आ सकता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। मैंने आपको काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स पहले बता रखी हैं। हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट ने अपने बिल्स निकाले हो तो उसका कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये तीनों को चीज़ों को मिला के, अदर्स चीज़ों को मिला के जो है इन्होंने एक फ़ंड बना दिया, यहाँ पे बना दिया बेसिकली। तो इन्होंने बाई कर लिया। तो बाई करने के बाद इन्होंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर चीज़ों को अपने हिसाब से प्लेस कर दिया। यानी कि मान लेते हैं 5 स्टॉक्स डाले, 2-3 गोल्ड डाल दिया, इस तरह से बेसिकली कुछ कुछ डाल दिया और म्यूचुअल फंड को आपको सेल कर दिया, आप जैसे हज़ारों इन्वेस्टर्स को। तो इस तरह से जितने भी इन्होंने स्टॉक्स बाय करे थे, जितना भी गोल्ड बाय किया था, अदर चीज़ें बाय की थी, तो वो सब वो वहाँ से फंड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली म्यूचुअल फंड पूरा चलता है। अब यहाँ पर जो आपकी ETF है उसको समझने के लिए इसी वैल्यू से हम डेराइव करेंगे, मतलब इसी चीज़ से डेराइव करेंगे। आपका क्या मीनिंग है ETF का। अब क्या होता है कि जैसे स्टॉक्स हैं आपके, गोल्ड है आपका और अदर चीज़ें, हम यहाँ पे भी सेम चीज़ें ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनको मिला करके खुद से ही कुछ बकेट्स बन जाते हैं आपकी। खुद से बकेट्स मतलब हो सकता है कि जो आपका एक्सचेंज चल रहा है वो बनाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सचेंज। एक्सचेंज जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड बना रहा था, और मतलब जो आपको म्यूचुअल फंड का हाउस है वो बना रहा था, यहाँ पे जो एक्सचेंज खुद से बना रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे आप ऑन द अदर साइड आप ही हैं वापस से, तो आप जो है यहाँ पर बायर एक तरह से वापस से, तो आप जो बाय करेंगे वो सीधा एक्सचेंज पे से ही करेंगे। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज से बाय किया, क्योंकि इनके पास भी खुद से नहीं है, बट इन्होंने एक्सचेंज स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज से बाय किया, फिर आपको जो है एक बकेट बना के सेल किया। यहाँ पे जो बकेट बनाई वो एक्सचेंज वालों ने ही बना दी और आपको सेल किया और आपने डायरेक्टली एक्सचेंज पे पेमेंट कर दी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, इसको आप बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हो, बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, इस तरह से कर सकते हो प्रॉपर्ली। तो इसके अंदर भी लिक्विडिटी तो रहती है ऑब्वियसली, कि अगर आपने कोई ऐसा फंड बाय किया है जो फिक्स्ड नहीं है, जो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही सेल करना है, ऐसा नहीं है, तो आप ऑब्वियसली इसके अंदर भी लिक्विडिटी रहती है। बट ये आपका बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक इसके अंदर इंटरमीडियरी बोलते हैं, इंटरमीडियरी रहता है आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और ETF के अंदर डायरेक्टली एक्सचेंज वाले जो है बनाते हैं, एक्सचेंज वाले आपको सेल करते हैं, और मतलब डायरेक्टली एक्सचेंज वालों से बाय करते हैं। तो ये जो आपका था ये ETF होता है आपका। तो मैंने आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब जिस पर्सन ने पूछा था। तो अब नीचे कमेंट करके बता दें कि अगर आपको क्लियर मतलब हो गया है तो इस तरह से मतलब कि हमने कवर कर लिया। इन्वेस्को मूव्स NCLT ओवर Z EGM। इसके अंदर आप बहुत यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ के अंदर इन्होंने थोड़ी सी मेजर न्यूज़ कवर कर लिया, तो इसलिए थोड़ा सा समझ में शायद नहीं आया आपको। होता क्या बेसिकली, एक बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही है इसके, सोनी और जी का मर्जर होने वाला है, एक डील है बेसिकली। मर्जर तो क्या है, जी को अक्वायर करने वाला है सोनी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए जी वालों ने एक EGM बुलाई थी। EGM मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आपने AGM सुना होगा। AGM एक कंपलसरी इवेंट होता है, किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को हर साल सारे शेयर होल्डर, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को बुलाना होता है मतलब, और वो अटेंड करते हैं ताकि वो बता सकें कि हमारा कितना नेट प्रॉफिट रहा है, कितना मतलब सारी चीज़ें रही हैं और क्या हम आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। वो सब बताने के लिए एक एनुअल जनरल मीटिंग करानी होती है। उसके अलावा अगर कोई भी जनरल मीटिंग बुलानी हो, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है वगैरह वगैरह, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट हो रही है किसी चीज़ के अंदर, तो वो सब जो चीज़ें हैं उसके लिए EGM बुलाई जाती है। EGM पूरे साल के अंदर कभी भी बुलाई जा सकती है। तो यही आपकी जी की होने वाली थी। अब इसके अंदर क्या हुआ कि आपका इन्वेस्को जो है मूव करिए NCLT। मतलब क्या है कि आपका इन्वेस्को कौन है, इन्वेस्को आपका जी वालों के अंदर मेजोरिटी शेयर होल्डर है। की इन्वेस्टर भी यहाँ पर उन्होंने टर्म यूज़ किया, की इन्वेस्टर है। इन्वेस्को नाम से कंपनी है, वो उन्होंने जी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब है यहाँ पर क्या है बेसिकली कि ये जो पूरी डील होने वाली है इससे रिलेटेड इन्वेस्को चाह रहा है कि जो आपका EGM है वो अक्टूबर 28 से पहले हो जाए, बेसिकली इस तरह से। तो इसी के लिए वो मतलब ऐसा नहीं होने वाला था, जब जी EGM बुलाने वाला था वो लेट होने वाली थी बेसिकली। तो इसके लिए वो NCLT मूव कर गया। NCLT को मैं यहाँ पे एक बार डिटेल में समझना चाह रहा हूँ, मतलब समझाना चाह रहा हूँ। NCLT का बेसिक मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ पे एक लास्ट में वर्ड आ रहा है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का क्या मीनिंग होता है बेसिकली, इट इज़ लाइक अ कोर्ट
जो एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली फील्ड के अंदर डील करती है। जैसे कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल है, मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कंपनी लॉ का मतलब है ये है कि ये एक ऐसा कोर्ट है जो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड, उनके मर्जर्स एंड एक्विजिशन प्लस उनके टैक्सेस की जो प्रॉब्लम होती है उनसे डील करेगा। तो इस तरह से बेसिकली इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो इन चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट बन जाते हैं ओवर द टाइम। तो इस तरह से बेसिकली एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। अब ये हमने पूरा समझ लिया। अभी आपको समझ में आ भी गया होगा कि आपके ऑन September 11 इन्वेस्टर हैड सॉट एन EGM फॉर रिमूवल ऑफ पुनीत गोयनका, 2 डायरेक्टर्स एंड बोर्ड रिजिक। यही है कि आपका इन्वेस्को वालों ने बोला कि आपका जो पुनीत गोयनका मैंने पहले बताया था उनको जो है हटना चाहिए बोर्ड से वगैरह वगैरह। इस सब के लिए जो EGM है वो होने वाली है आपकी 28 अक्टूबर से पहले। और जब ये डील हो जाएगी तो मतलब काफ़ी सारे लोगों ने, अगर CNBC आप चलाते हैं तो CNBC भी बोला है कि पुनीत गोयनका का हटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप्स ऑफ हो जाएगा यहाँ पर हो सकता है कि हट जाए, तो दोनों ही बातें हैं। तो हमने पूरा कवर कर लिया, इसको हम जो स्किप करते हैं अभी के लिए, आगे चलते हैं आपके रिफॉर्म्स 2.0 इन द वर्क्स टू क्रिएट रोबस्ट टेलीकॉम्स। तो बेसिकली हिस्ट्री वगैरह के अंदर ये बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको 2.0 दिखती है तो ये जानने की कोशिश करें कि 1.0 क्या था। तो 1.0 हमने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था, ऐसी कोई पुरानी बात नहीं है। जो हमने डिस्कस किया था एक पेज के अंदर, एक दिन आके पूरे पेज के अंदर वही न्यूज़ थी सिर्फ, जो फर्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे इतने पूरे सेगमेंट के अंदर उस दिन कि रिफॉर्म्स आए हैं आपके टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत सारी। तो उसके अंदर आपका क्या था, मैं एक बार वापस पेज पर आता हूँ। तो उसके अंदर बेसिकली आपके 3 मेजर जो है स्टेप्स इन्होंने लिए थे। पहला था बैड बैंक। बैड बैंक मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन किए थे, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि ETF में भी काफ़ी टाइम आपका चला गया। पहला था बैड बैंक, दूसरा आपका मोराटोरियम था, तीसरा आपका था स्पेक्ट्रम रिलेटेड रिलैक्सेशन। तो ये 3 चीज़ थी। अगर आप नोट करें तो अब रिफॉर्म्स 1.0 के अंदर ये तीनों नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपके जो अश्विनी वैष्णव है, ये पहले तो समझिए कि मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्ट्री और पूरा नाम उसका। तो कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। और अच्छा, अगर मैं इनका बैकग्राउंड दूँ तो वैसे आपको मैंने बताया होगा पहले भी, तो इन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की और ये इंडिया में IAS ऑफिसर भी हैं। तो मतलब ही इज़ द बेस्ट इन अकेडमिक्स, क्योंकि IAS ऑफिसर इज़ लाइक इंडिया का बेस्ट एंड वर्ल्ड का बेस्ट इज़ हार्वर्ड। तो वो बंदा ऐसे कह रहा है कि रिफॉर्म्स 2.0 लाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमें जो है स्पेक्ट्रम प्राइसिंग पे फोकस करना पड़ेगा। काफ़ी सारे मेजर्स लाएंगे बट उसके अंदर मेजर जो फोकस रहेगा वो इनका स्पेक्ट्रम प्राइसिंग के ऊपर रहेगा, जो कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस मोटिव से होना चाहिए कि पब्लिक गुड हो वगैरह वगैरह। मतलब बेसिकली स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को घटाने की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, अगर मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे ये है कि आपका रिफॉर्म्स 2.0 जो भी होंगे उसके अंदर जो भी रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगी, उसके बाद क्या होगा, इन वर्क्स टू क्रिएट रोबस्ट टेलीकॉम। तो उसके थ्रू ये करना चाह रहे हैं, रोबस्ट टेलीकॉम कंपनीज़ का क्रिएट करना चाह रहे हैं। रोबस्ट मतलब आपकी हेल्दी स्ट्रॉन्ग ऐसी जो टेलीकॉम कंपनीज़ है उनको जो यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन बोली है कि आपका वाई कैंट वी हैव इंडियन टेलीकॉम कंपनीज इन US, यूरोप एंड अदर ग्लोबल डेस्टिनेशंस, वाई शुड वी हैव जस्ट इंटरनेशनल ऑपरेटर्स कमिंग टू इंडिया। कि मतलब बाहर से ही जो आपके ऑपरेटर्स हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज है, वो इंडिया के अंदर क्यों आ रही हैं, हम क्यों नहीं बाहर जा सकते, एंड नॉट द अदर वे अराउंड, क्वेश्चन मार्क, वाई नॉट द। तो मतलब इस तरह से बेसिकली कहना चाह रहे हैं। तो ये आपको हो सकता है कि मतलब स्टेटमेंट भी लग रही है जैसे इंडिया के पॉलिटिक्स के अंदर बोलते हैं ये लोग, मतलब मेजर मास्टर स्ट्रोक वाली जो बातें हैं। बट एनीवेज हमें अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ दिखती है तो उसका जो आपका सीड था वो यहाँ पर था कि उसके पीछे विजन स्टेटमेंट क्या था। तो हमने पूरा देख लिया। FBI बॉडीज आस्क सेबी टू पोस्टपोन शिफ्ट टू T+1। बहुत ही बेसिक सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि सेबी ने प्रपोजल लाया था, एक सर्कुलर लाई थी सेबी कि T+1 सेटलमेंट के ऊपर हम मूव करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जिस दिन आप ट्रेड करते हैं उसके एक दिन बाद आपको जो है अपने शेयर्स एक्चुअली आपके डीमैट में आते हैं। आप सेल कर सकते हैं पहले भी, अगर आप सेल करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में कभी शेयर आया ही नहीं है, वो आपकी सिर्फ पेपर पर ट्रेड हो गया और आपको जो भी प्रॉफिट लॉस है वो बुक हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या है कि अभी इंडिया के अंदर T+2 ट्रेड चलता है। T+2 ट्रेड का मतलब कि आप जिस दिन बाय करते हैं उसके 2 दिन बाद आपके पास शेयर्स एक्चुअली में आते हैं। तो उस तरह से बेसिकली रहता है आपका। तो अब यहाँ पर क्या है बेसिकली कि सेबी ने हमें आपको बताया कि T+2 से आपके T+1 पे शिफ्ट करने की बात करें। बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं कि आपकी इकोनॉमी एफिशिएंटली फंक्शन कर पाए। अगर T+1 पे हम जो है मूव कर जाएंगे तो एक बीच में मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाएगी। उस पर अगर हम हुआ तो आज ही लास्ट में बात कर लेंगे, नहीं तो आप समझ लें कि बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डिस्काउंट हो जाएगा थोड़ा सा। तो उस तरह से बेसिकली होगा आपका इकोनॉमीज़ में एफिशिएंटली मूव, जो आपके शेयर मार्केट के अंदर एफिशिएंटली आपकी चीज़ें मूव करने लग जाएंगी वगैरह वगैरह। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं आपके। आप बाकी चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के अंदर T+1 सेटलमेंट ही चलता है। तो आपको जो है काफ़ी सारे रियल लाइफ वाली चीज़ें भी मिल जाएंगी उसके ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि FPI बॉडीज़ जो है, FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग
तो वो लोग बोलना चाह रहे हैं कि आपका सेबी को ये पोस्टपोन कर देना चाहिए शिफ्ट टू T+1, जो शिफ्ट करना चाह रहे हैं T+1 में, उसको जो आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पर जो सेबी के चेयरमैन आपके अजय त्यागी है, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है, ये आपको मतलब याद एक तरह से हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्यों बोला है, ये सबसे बट नेचुरल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, तो इन्होंने इस वजह से बोला है, FPIs have been complaining that such a shift would need a significant revamp of their current compliance and execution system। बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि क्या होता है, आज के दिन जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि आपने एक शेयर बाय किया, फटाफट सेल किया, आपने प्रॉफिट्स बुक किया वगैरह वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस किया, वो सब जो चीज़ें आपको पता होगा, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आज की डेट में मैनुअली नहीं होती, बहुत कम होती है। क्या होता है कि मैनुअली एक पर्सन बैठा होता है, वो स्ट्रेटजी डिज़ाइन करता है, वो क्या करता है, उसको स्ट्रेटजी को कंप्यूटर के अंदर फीड कर देता है, फिर उसमें एक एल्गोरिथम बन जाता है। एल्गोरिथम मतलब कि कंप्यूटर खुद से ट्रेडिंग करेगा, खुद से कंप्यूटर में जो आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, तो उसके अंदर आपने एक बैंक अकाउंट लिंक कर दिया जहाँ से वो पैसे ले दे सकता है, तो वहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक हो गया, और आपने एक उसके अंदर स्ट्रेटजी कोडिंग फिट कर दी, क्या अगर इतना प्राइस चल रहा है तो इतने बाय करने, इतने सेल करने हैं, और सॉरी इस टाइम पे करने हैं, फिर वापस इस टाइम पे आपको बाय करने हैं वगैरह वगैरह, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो आपने उसके अंदर भर दी, मतलब कंप्यूटर के अंदर, तो वो अपने आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा जब टाइम जो भी आपने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंगली। तो वो सब जो है, अगर ये T+1 सेटलमेंट कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने आपको बताया कि प्राइस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो सब जो है काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। और मतलब इतना नहीं है कि छोटी बात नहीं होती है कि आप जो है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया और आपने जो है चीज़ें चेंज करवा ली, बहुत ही मशीन डेटा साइंस, आपके मशीन लर्निंग, ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी सारी चेंजेस कराने पड़ेंगे। मुझे इसकी डिटेल में आइडिया नहीं है कि एल्गो ट्रेडिंग प्रॉपरली किस तरीके से होती है, मतलब मशीन लर्निंग वाला पार्ट उसका, बट जो बेसिक पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे कवर कर लिए। तो यहाँ पे यही इनका मेन रीज़न है पूरे इस आर्टिकल के अंदर, बाकी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी में क्या है कि जो यूएस की बॉडीज़ हैं, जैसे लॉबी ग्रुप्स, राइट टू सेबी चेयरमैन, तो ये जो बातें हैं कि पोस्टपोन करना है शिफ्ट, ये 3 बॉडीज़ ने मिलकर एक जॉइंट लेटर लिखा है, उनका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या है, मैं एक बार अंडरलाइन कर ही देता हूँ, आसिफमा, इनकी फुल फॉर्म यहाँ से यहाँ तक है पूरी, ट्रेडर्स फोरम ऑफ हांगकॉन्ग एंड यूके बेस्ड इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन। तो ये आपकी 3 आपकी मतलब एक तरह से बॉडीज़ हैं, इन्होंने जॉइंट लेटर लिखा है आपके सेबी के चेयरमैन को, अजय त्यागी जी को, कि आप जो है अपने शिफ्ट को जो है मतलब पोस्टपोन कर दें, अपने जो शिफ्ट है T+1 के ऊपर। तो इन्होंने पूरा देख लिया, ऑल चार्ज अप एंड नोवेयर टू गो, ईवी कंपनीज रिव्यू हाई PLI क्वालिफिकेशन लेवल। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली थोड़ा सा फैंसी बना के लिखा हुआ है इसके अंदर, मतलब यहाँ ऊपर नहीं नीचे पूरे आर्टिकल के अंदर। इन शॉर्ट क्या है यहाँ पर, कि जो ईवी हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उसका एक PLI क्वालिफिकेशन लेवल होता है। PLI क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया हुआ है। PLI का मतलब आपका प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, इसके अंदर सॉरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका बेसिकली क्या मीनिंग हुआ कि गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ों को प्रमोट करना चाह रही है। जैसे आपका मान लेते हैं कि अगर मैं हर जगह आपके AC बन रहे हैं, बट मैं एक ऐसा AC बना रहा हूँ जिसके अंदर जो है मान लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि आपकी ऑक्सीजन निकल रही है एक तरह से, कुछ भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल है मुझे पता है, तो ऐसी चीज़ हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि मुझे PLI जो है प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, मुझे बोलेगी कि अगर तू भाई 1000 यूनिट से ज़्यादा बनाएगा तो हम तेरे को सब्सिडी देंगे, या तेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो PLI स्कीम के अंदर आती है। आज के टाइम पे ये वाइट गुड्स के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके AC मैंने आपको एग्जांपल दिया, अच्छा AC में वो वाला एग्जांपल नहीं जो मैंने आपको दिया, जो ऑक्सीजन वाला AC, नॉर्मल AC जो आपके मतलब CFC को ना यूज़ करें उस तरह से, तो जो कि AC के अंदर, वॉशिंग मशीन्स के अंदर, आपके कंज्यूमर गुड्स के अंदर, तो ये सब जो चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जो भी नई चीज़ गवर्नमेंट को प्रमोट करनी होती है उसके अंदर PLI अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आज के टाइम पे गवर्नमेंट को प्रमोट करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट में चीज़ जो हम करते हैं वो है पेट्रोलियम। तो अगर हम किसी तरह से EV पे शिफ्ट कर सकें, 50% ऑफ द व्हीकल्स भी अगर हम शिफ्ट कर सकें, तो पेट्रोलियम का बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमें पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला है। तो उस तरह से बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसीलिए आपकी मतलब बेसिकली गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है EVs को। तो EV को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने यही किया कि PLI ले वहाँ पे कि हर कंपनी को जो है इतने से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो EV का ये जो क्वालिफिकेशन लेवल है, आप समझ गए कि ये क्वालिफिकेशन लेवल बना होगा, इससे ऊपर अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये जो सेट करता है वो है SMEV। SMEV का मतलब आपका सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ EV। तो बेसिकली इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये लोग सेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपका ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो SMEV वाले लोग हैं, अच्छा SMEV सॉरी सेटअप नहीं करता है, SMEV बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा है, ये मैन्युफैक्चरर्स की एक सोसाइटी है।
जैसे अगर आप जैसे अपने 12th क्लास में आप, तो 12th क्लास के आप काफ़ी सारे डिस्कशंस ग्रुप के अंदर होंगे, तो ऐसे ही तरह का एक डिस्कशन ग्रुप है ये। और जो PLI की लिमिट है वो तो गवर्नमेंट ही सेट करती है। मैंने काफ़ी गलत बोल दिया ये एक्चुअली में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे में मतलब समझ गए आप, बट कि आपका एक डिस्कशन फोरम है बेसिकली, जो आपकी EV के मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो ये आपका क्वालिफिकेशन लेवल है वो कम कर देना चाहिए। तो इसी वजह से आपकी ऑल चार्ज पर नोवेयर टू गो आपका यहाँ पे बोला हुआ है कि बेसिकली हमने बना तो ली, बट अगर मान लो कि हमारे पास है ही नहीं सेल करने को, कोई लोग ही नहीं है, तो हम PLI के लिए हमें बनानी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, बट कोई सेल करने के लिए है ही नहीं, तो हम क्या करें बना के। तो उस तरह से बेसिकली आता है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये बोला है ओनली लार्ज कन्वेंशनल ऑटो मेकर्स विल क्वालिफाई फॉर PLI, EV मेकर्स आर्ग्यू। बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका कि जो लार्ज ऑटो मेकर्स हैं, जो मतलब कि अभी पहले से ही जो आपके नॉर्मल व्हीकल्स के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज बन गई हैं, तो वही सिर्फ PLI के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, EV मेकर्स ये कहना चाह रहे हैं, जबकि SMEV जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू। तो ये जो हमने समझ लिया पूरा। अब यहाँ पर मेरी मार्केट सेक्शन के ऊपर चलते हैं क्या बात। अब इसके अंदर कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपको डेली बेस पे ये पढ़ना चाहिए। इसके अंदर कवर देखते हैं पहले, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम सेट 4 ईयर है। डिलीवरी अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी न्यूज़, तो पहले हम डिलीवरी वाली चीज़ को ही देख लेते हैं। बेसिकली ये आपके ऑर्डर से रिलेटेड बात होती है कि आप जो स्टॉक को बाय करते हैं, तो एक तरह से आप ऑर्डर प्लेस करें। आप कुछ भी बाय करते हैं तो आप ऑर्डर प्लेस करें, पिज़्ज़ा खरीदते हैं तो आप ऑर्डर प्लेस करें। तो ऑर्डर प्लेस करने के यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 2 टाइप्स। एक होता है डिलीवरी, आपको नाम से समझ में आ गया हो कि यहाँ पे न्यूज़ के अंदर ये वाले की बात की गई है। दूसरा होता है इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मैं दोनों बताऊंगा। इंट्राडे के अंदर क्या होता है आपका कि अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट, जैसे आप जब बाय करते हैं, तो जैसे आप मान लेते हैं डोमिनोज के ऊपर बाय करते हैं कुछ भी, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको डबल चीज़ चाहिए, सिंगल चीज़ चाहिए, वगैरह वगैरह, थिन क्रस्ट चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो चीज़ें इसके अंदर भी आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, उसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डिलीवरी चाहिए या इंट्राडे चाहिए। तो अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका एक ही दिन आप होल्ड कर सकते हैं उस शेयर को, या किसी किसी और डिस्काउंट ब्रोकर के पास, या किसी ऐप के ऊपर थोड़ा और 2-3 दिन भी हो सकता है मुश्किल से, बट एक दिन आपका जो है जनरली होता है। एक दिन के अंदर आप सिर्फ उन वो शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। और आपको क्या होगा कि अगर आप एक दिन के अंदर अंदर वापस सेल नहीं करते हैं, तो वो अपने आप क्लोजिंग प्राइस पे सेल हो जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, तो वो अपने आप क्लोजिंग प्राइस पर सेल हो जाते हैं। इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। ऑर्डर्स के अंदर क्या होता है, मतलब और डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि आप उसे होल्ड कर सकते हैं। अब 2 साल, 10 साल, 5 महीने, 4 महीने, 2 हफ्ते, कितने भी आप उसे होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली डिलीवरी के अंदर ये रहता है। आपका इंटरडे और डिलीवरी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स आप समझ रहे होंगे कि जो स्टॉक मार्केट के ऑर्डर्स हो रहे हैं वो डिलीवरी बेस पे कितने हो रहे हैं, कि कितने लोग डिलीवरी के उसके अंदर मतलब वो करना चाह रहे हैं। हिट 4 ईयर हाई, कि सबसे ज़्यादा 4 ईयर हाई चल रहा है। बहुत बेसिक सी बात है आपकी। यहाँ पे उन्होंने डेटा भी बताया कि कितना आपका कितना टोटल डिलीवरी का वॉल्यूम रहा है आपका। 2010 के अंदर ज़्यादा था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आपका आते आते ये आपका कितने पहुंच गया, ये 45% के आसपास आपका 20 में पहुंच गया है कि आपका कितने नंबर ऑफ परसेंटेज में रहा है आपका। तो बेसिकली इस तरह से आपका। और यहाँ पे उन्होंने डेटा, ये जो रेड लाइन है वो ये है कि कितने परसेंटेज जो टोटल ट्रेड हो रहा है उसके अंदर से कितना आपका डिलीवरी के ऊपर जा रहा है। तो 37% पे नंबर है वो, जो कि ऑल टाइम हाई है आपका। 4 टाइम हाई, मतलब वो तो ऑल टाइम हाई नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छा नंबर है। ऑल टाइम हाई तो आपका यहाँ पे 40% के आसपास आ रहा है आपका। तो बेसिकली इस तरह से आपका। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने ये इसके पीछे लॉजिक देने की कोशिश की है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो FD के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, आपको पता ही होगा। क्योंकि FD के अंदर आपको दरअसल रिटर्न्स 0% के आसपास मिलते हैं, अगर आप नेट रिटर्न की बात करेंगे इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद। तो आपको जो है इन्फ्लेशन के बाद आपको जो है इसके अंदर रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। जितना लोगों को ये पता चलता जाता है बेसिकली, वो उतना ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर, आपके अदर कमोडिटीज़ के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। तो उस तरह से बेसिकली आपके शॉर्ट टू मीडियम पर्सपेक्टिव से रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे वो आपके बाय करने लग रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स बाय करने लग रहे हैं। तो अगर आप कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का बाय करेगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि डिलीवरी पे जाएगा, इंट्राडे के ऊपर नहीं जाएगा। तो हमने जो पूरा कवर कर लिया। रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ टू बी मच हायर टू रिपेयर कैश फ्लो बिजनेसेस। तो जो हमने पहले स्किप किया था आपका, जो सेकंड पेज के ऊपर था, जो इस वाले सेगमेंट के ऊपर था, तो ये यही था आपका कि ये जो आपके दिनेश कुमार खरा जी हैं, ये आपके चेयरमैन है SBI के। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा। इनका इंटरव्यू है, 81 ने इंटरव्यू लिया है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन ऊपर पेज के ऊपर नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैंने जो स्किप किया था। हम आपके जो मेन पेजेस के ऊपर आते हैं वापस से, तो हम इसको डिस्कस करते हैं।
तो इसके अंदर आपका समझते हैं रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ टू बी मच हायर टू रिपेयर कैश फ्लो बिजनेसेस। इसके अंदर बहुत बेसिक सी बात है आपकी, बिजनेसेस के ऊपर पूरी चर्चा हुई थी इस इंटरव्यू के अंदर कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है आपका, तो अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो आपके जो बिजनेसेस थे उनका आपका एक पॉइंट बना था कि कैश फ्लो कैसे रिपेयर करें। तो इसके लिए उन्होंने आंसर दिया आपका कि रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर उनको अपने कैश फ्लो को रिपेयर करना है। होता क्या है कि अगर आपकी सेल्स है 100 रुपीज़, बट अगर आपके जैसे क्रेडिटर्स मान लो ड्यू है कि पिछले साल आपको कुछ पेमेंट करनी थी बट आपने पेमेंट नहीं कर पाए, और इस साल का भी आपने जो भी स्टॉक बाय किया, जो भी चीज़ें की, तो उसको मिला जुला के आपको 90 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। उसके अंदर से आपका सारा लॉस, मतलब सारी कॉस्ट नहीं आपकी, आपको सिर्फ मान लेते कि 70 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट दी, 30 रुपीज़ का आपका एक्चुअली में प्रॉफिट बन रहा था। बट यहाँ पर आपका जो कैश फ्लो आपके पास रहेगा वो सिर्फ 10 रुपीज़ रहेगा। तो अगर आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली कर पाएंगे, क्योंकि इतना ही आपके पास कैश फ्लो पड़ा हुआ है अभी। सॉरी, तो अगर आप इन सब चीज़ों के पीछे करोड़ करोड़ लगा देते हैं तो आपको पता चलेगा कि 20 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो ये सब जो चीज़ें बेसिकली लिक्विडिटी क्रंच कैसे हम हैंडल करें, तो उस तरह से बेसिकली आपका वापस से दिनेश खेरा जी हैं और ये एसबीआई के चेयरमैन है, ये आपको मतलब पता होना चाहिए क्योंकि इनकी इमेज काफ़ी अच्छी है मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखते हैं आपका स्टैंड लोन पी एफ कट इक्विटी एक्सपोजर गो फॉर टॉप रेटेड कॉर्पोरेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट पेपर्स। बहुत ही बेसिक सी बात है आपकी, स्टैंड लोन पी एफ का मतलब आपका प्रोविडेंट फंड है। यहाँ पर प्रोविडेंट फंड क्या होता है आपका, कि आप क्या करते हैं कि आपने एक प्रोविडेंट फंड बाय किया, तो उसके अंदर आप हर महीने या हर साल अपनी सैलरी का कुछ पार्ट पे करते रहते हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि वो एक फ़ंड जनरेट हो जाता है। तो वो लोग जो पीवी वाले लोग हैं, सॉरी पीएफ वाले लोग हैं, वो लोग उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम देखते हैं अभी बाद में। तो वो लोग इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, जब वो एक आप रिटायर हो जाते हैं, आप 60 एज पे या जो भी अपने अपने जो भी पीवी बाय करा है उसके अकॉर्डिंगली, कुछ लोग 50 पे भी करते हैं, कुछ लोग 45 पे भी कर लेते हैं। तो उस एज के बाद आपको जो है हर मंथ में या एनुअली या किसी भी तरह क्वार्टरली सेमी एनुअली आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी आपने डिपॉजिट करे थे उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे पॉइंट बनता है सबसे ज़्यादा मेजर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि पीएफ वाले लोग जो हैं वो किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपको रिटर्न प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी तक जो था इसके अंदर ये बोलना चाह रहे हैं लोग कि वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते थे, यानी कि अपने शेयर मार्केट के अंदर इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते थे। बट अब इन्होंने क्या है कि कट कर दिया एक्सपोजर इक्विटी का। सॉरी, ये गिर गया था बीच में, हमको थोड़ा डिस्टर्बेंस लगा होगा, बट हमने जो है इसको ठीक शायद हो गया होगा। अब इसके अंदर क्या है कि इन्होंने इक्विटी एक्सपोजर को जो है कट कर लिया, मतलब क्या है कि आपका जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी इन्होंने पैसे डाल रखे थे, इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, वो इन्होंने बुक कर लिया प्रॉफिट। और इस टाइम पर अगर उन्होंने इक्विटी का एक्सपोजर कट किया है तो आप समझ रहे हैं इस टाइम पे इंडेक्स सब ऊपर चले हुए हैं और उन्होंने सेफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ही पैसे डाले होंगे, तो वो इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहा होगा इस टाइम पर, अगर इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे रिड्यूस देयर स्टॉक एक्सपोजर एंड बुक प्रॉफिट्स एज इक्विटी इंडाइसेस हिट रिकॉर्ड हाई। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंस आपका जैसे सेंसेक्स अभी 60,000 पे चला गया था, जो ऑल टाइम हाई था आपका, तो इस तरह से आपका स्टॉक मार्केट जो बहुत ही ऊपर चल रहा है उसमें अगर आपने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया, यानी कि आपने सेल कर दी, तो आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि बुक प्रॉफिट्स इन्होंने कर लिए अपने। तो यहाँ पर क्या है, इनके पास फंड हो गया बहुत सारा, जो भी इनको सेल करके मिले पैसे और जो प्रॉफिट इनका था वो सब इनका हो गया, और जो नई पॉलिसीज आ रही है वो भी इनका फंड है इनके पास। तो वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सेकंड पॉइंट आपका जो कॉमा के बाद दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट आपका कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ये आपका टॉप रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स के अंदर। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, समझते हैं टॉप कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का सॉरी आपका क्या था, हाँ टॉप रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब है आपका जो AAA बॉन्ड्स होते हैं, जो AAA रेटिंग के बॉन्ड्स होते हैं, वो आपके जो हाई यील्डिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर आपका रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सेफ होते हैं बेसिकली, AAA मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, इसके अंदर रिटर्न थोड़े कम रहते हैं बट बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। दूसरी बात आपकी हायर यील्डिंग स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड्स निकलते हैं वो इवन दो बहुत ही मतलब उसके अंदर रिटर्न्स कम है, येट दे आर सेफ, इन्होंने यही लिखी हुई है येट दे आर सेफ। तो इस तरह से बेसिकली इसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। पूरी मैं आपको बात बताऊं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो वो है क्योंकि आपका एक तरह से प्राइवेट फंड जो है, मतलब प्रोविडेंट फंड जो है, वो पूरी इकोनॉमी के रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब मेन पार्ट होता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा लोग प्रोविडेंट फंड पे विश्वास करते हैं या फिर एफडी पे करते हैं। एफडी तो देखो रहता ही है, मतलब ऑब्वियसली बात है, इतने लोग फाइनेंशियली थोड़े से कम उसमें रहते हैं तो एफडी के ऊपर चले जाते हैं। बट एफडी से अगर कोई आगे बढ़ता है तो सबसे पहला स्टेप वो लेता है प्रोविडेंट फंड के थ्रू। तो एक तरह से जो आपके मेजोरिटी लोग हैं उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग पीएफ वाले लोग कर रहे हैं।
तो काफ़ी मेजर पॉइंट बन जाता है ये। दूसरी बात, आपकी किसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो चीज़ आगे जाके ग्रो करने वाली है, क्योंकि बहुत ही मेजर फंड, मतलब बड़ा फंड इनके पास रहता है। तो टॉप रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपके, तो इनको अंदर इन्वेस्टमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट पेपर के अंदर। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये आपके इंडेक्स के ऊपर भी एक बार देख लेते हैं। निकी आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट से गिरा हुआ है 2% से, और आपका हांग सेंग जो काफ़ी टाइम से गिर रहा था वो अब रिकवरी के मोड के अंदर आ गया। बाकी आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, इसके ऊपर देख भी सकते हैं। तो वापस से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर लें। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप नीचे जो है कमेंट, मतलब एक नीचे आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।